डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 4 में हम आज द्रव्यमान संख्या का अध्ययन करेंगे। द्रव्यमान संख्या को हम परमाणु भार के नाम से भी जानते हैं। किसी भी परमाणु के द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में मिलने वाले इलेक्ट्रॉन, नाभिक में मिलने वाले प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर जो संख्या प्राप्त होती है उसी को हम परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या के नाम से जानते हैं। अर्थात किसी भी इस परमाणु में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनको हम टोटल करेंगे, अर्थात n+p ये होता है द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या को हम A से डिनोट करते हैं, एटॉमिक वेट। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। और हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या को हम इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा हम किसी परमाणु के अंदर ही कर सकते हैं। लेकिन जब आयन होता है तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन से परमाणु संख्या ज्ञात, द्रव्यमान संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी परमाणु जब आयन में बदलता है तो उसमें या तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं अथवा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार हमेशा किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या हम इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के योग से नहीं निकाल सकते। सिर्फ परमाणु स्पीशीज़ के लिए तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन आयन के लिए यह गलत हो जाता है। तो इसलिए किसी परमाणु का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही उसका द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहलाता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या कभी भी परिवर्तित नहीं होती है और यह हमेशा धातु के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो हम इस प्रकार यह भी कह सकते हैं कि किसी धातु का परमाणु भार उसके परमाणु क्रमांक तथा नाभिक में मिलने वाले न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। तो इस तरह से हम A = Z+n के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हमें किसी धातु का परमाणु क्रमांक दिया है तो हम इससे क्लियरली डिनोट कर सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के। तो इसलिए Z+n भी एटॉमिक वेट या द्रव्यमान संख्या के बराबर होगा। अगर किसी धातु को सांकेतिक रूप में लिखा जाता है तो हम उसके लिए नीचे परमाणु क्रमांक लिखते हैं, बीच में धातु का प्रतीक होता है और ऊपर उसके परमाणु का परमाणु भार होता है। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार 14 होता है और इसका प्रतीक n है। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा और इसी सिंबल से हम तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं, अर्थात प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हम बता सकते हैं। वो कैसे बता सकते हैं? यहाँ पर जो संख्या है अर्थात जो इसका परमाणु क्रमांक है वही उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या होगी। और अगर परमाणु है तो परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के। तो जितने प्रोटॉन होंगे इतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन हैं और 7 ही इलेक्ट्रॉन हैं। और जो ये परमाणु भार यहाँ पे दिया गया है, परमाणु भार से परमाणु क्रमांक की संख्या को हम घटा देंगे क्योंकि ये प्रोटॉन की संख्या है। तो इसको घटाने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है वही है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो यहाँ पर n हम निकालेंगे, 14 - 7 प्रोटॉन है तो 14 - 7 7 न्यूट्रॉन। इसी तरह से 11Na सोडियम के अंदर
11 सोडियम के परमाणु क्रमांक है और 23 परमाणु भार है। तो जब 11 परमाणु क्रमांक है तो इसका अर्थ है 11 प्रोटॉन है, और जितने प्रोटॉन हैं इसके अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 11 इसके इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है, Z इक्वल टू परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। तो हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या इसके परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटाएंगे, तो 23 माइनस 11 बराबर 12 न्यूट्रॉन इसके नाभिक में पाए जाएंगे, और इसका परमाणु भार 23 होगा। अगला पॉइंट है हमारा, अगला टॉपिक है समस्थानिक। समस्थानिक का अर्थ होता है समान स्थान वाले। सम समान के लिए और स्थानिक होता है स्थान वाले। तो समान स्थान वाले अर्थात हम तत्वों की बात करते हैं तो तत्वों का समान स्थान से अर्थ होता है कि समान परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं। लेकिन इन तत्वों में न्यूट्रॉन की संख्या परिवर्तित होती है। एक ही धातु कोई परमाणु एक से अधिक रूपों में पाया जाता है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या परिवर्तित होती जाती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या परिवर्तित होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या निश्चित होती है। तो इसलिए हम इसका परमाणु क्रमांक तो समान होगा लेकिन परमाणु भार, क्योंकि परमाणु भार होता है n+p, तो n की संख्या लगातार बदलेगी तो n+p का मान भी परिवर्तित होता चला जाएगा। और परमाणु क्रमांक होता है Z इक्वल टू p, प्रोटॉन की संख्या अपरिवर्तित होती है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक अथवा प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है या उनका परमाणु भार अलग अलग होता है, उन परमाणु स्पीसीज़ को हम समस्थानिक या आइसोटॉप्स के नाम से जानते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक मिलते हैं। पहला प्रोटियम होता है। प्रोटियम को 1H1 से प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन मिलता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है 1H2 और इसको हम ड्यूटेरियम के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होता है, तो इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो 2 हो जाता है। इसी तरह से 1H3 हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक है। इसको हम ट्राइटियम के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलते हैं और इसका परमाणु भार हो जाता है 3। तो ये तीनों अलग अलग परमाणु भार वाले हैं लेकिन इनमें प्रोटॉन की संख्या निश्चित है, और प्रोटॉन की संख्या निश्चित होने की वजह से ये तीनों ही तत्व एक दूसरे के समस्थानिक हैं, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या निर्धारित करती है कि उस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, और ये परमाणु क्रमांक निश्चित होता है। तो परमाणु क्रमांक निश्चित होने पर, एक जैसा होने पर, समान होने पर इन स्पीसीज़ को हम समस्थानिक या आइसोटॉप्स के नाम से जानते हैं। किसी एटम का अगर हम एवरेज एटॉमिक मास या औसत परमाणु भार निकालते हैं तो औसत परमाणु भार उन तत्वों का निकाला जाता है जो एक से अधिक समस्थानिकों के रूप में पाए जाते हैं। ऐसे परमाणु जिनमें एक से अधिक समस्थानिक होते हैं उनके सभी समस्थानिकों का प्रतिशत मात्रा में भार निकाल करके टोटल से हम उसको एवरेज निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई समस्थानिक कितने प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है। जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक क्लोरीन 35 अर्थात इसका परमाणु भार 35 है, तो ये क्लोरीन 35 परमाणु भार वाला 75% प्रकृति में पाया जाता है, और Cl37 ये मिलता है 25%। 25% Cl37 होता है और 75% Cl35 होता है। तो इसका एवरेज एटॉमिक वेट या औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हम इन दोनों की प्रतिशत मात्रा निकालते हैं। जैसे Cl35 है 35 × 75/100, तो
तो यहाँ हम 75 को 100 और 75 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 75 को 25 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, 100 को काटेंगे 4 बार कट जाएगा। तो इसका टोटल आया हमारा 35 तिया 105, 35 गुणा 3/4, ये वाली फिगर हमें प्राप्त हुई। और ये 25 से हम काटेंगे 100 को 4 बार कट जाता है तो 37/4 आया इसका। जब हम यहाँ पर दोनों समान है 4 हैं तो एलसीएम इसका 4 आता है। तो तीनों का टोटल करेंगे 35 का 105 प्लस 37/4 करेंगे हम इसको, तो ये आएगा 142/4। अब 142 को जब हम काटते हैं तो इसका मान आता है 35.5। तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट, जो एवरेज एटॉमिक वेट होता है, वो 35.5 निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार हम दूसरे तत्वों का भी एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं।